My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some beautiful questions from quantitative aptitude section for that examination. पहला सेशन चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट सेक्शन एज वेल आफ्टर दिस सेशन. सो स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना. एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मैथलॉजिकल and can message me on telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. So first question of this session. A dishonest milkman has a container filled with pure milk. He removes 20% of the milk and replaces it with water. He performs this process 3 times. After the third replacement, he realizes that the mixture is too dilute. बहुत ज़्यादा water मिला दिया and then he realizes that the mixture is too dilute. So he adds p liters of pure milk to the mixture. The final ratio of milk to water becomes 89:61. If the initial quantity of pure milk was 100 liters, so what is the value of p? Initial quantity अगर 100 liters है तो फिर वैल्यू ऑफ पी क्या होगा, कितना उसने प्योर मिल्क एंड में ऐड किया होगा. सो ही स्टार्टेड विथ प्योर मिल्क एंड देन स्टार्टेड एडिंग, बेसिकली रिप्लेसिंग 20% ऑफ द मिक्सचर बाई वाटर. ओके, सो जब भी कभी ऐसा केस है, बार बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, वह भले वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दैट आइटम जिसको हम रिप्लेसमेंट में ऐड नहीं कर रहे हैं. तो सिंस वी आर एडिंग वाटर इन द रिप्लेसमेंट, सो दैट इज वाई वी विल बी डूइंग कैलकुलेशन ऑन मिल्क. ठीक है, मिल्क में कैलकुलेशन करेंगे अपना. सो इनिशियली दिस इज प्योर मिल्क. ठीक है, तो इनिशियली मिल्क बाई टोटल क्या है, मिल्क इन टोटल दैट इज इक्वल टू 1. और फाइनली क्या है, मिल्क इन टोटल, तो पता लगाना है. तो फाइनल मिल्क इन टोटल विल बी इक्वल टू इनिशियल मिल्क इन टोटल मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अब 3 बार प्रोसेस हो रहा है और 3 बार प्रोसेस सेम है, तो मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू द होल क्यूब. अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. अल्टीमेटली एवरी टाइम 20% ऑफ द मिक्सचर इज बीइंग रिप्लेस्ड. 20% यानी कि 1/5 इज बीइंग रिप्लेस्ड, तो बचेगा कितना, 4/5 रिमेनिंग बचेगा. ठीक है, तो हर बार हमारा 4/5 रिमेनिंग बचेगा, तो एफ विल बी इक्वल टू 4/5 ओनली. जितना रिप्लेस कर दिया उसके बाद जो बचा हमारा, दैट विल बी अवर रिप्लेसमेंट फैक्टर. तो इफेक्टिवली सिंस इनिशियली वी हैव प्योर मिल्क, तो m/t इनिशियल दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, इनिशियली मिल्क बाई टोटल दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर इज 4/5, तो 4/5 होल क्यूब. This becomes 4 cube by 5 cube, 64 upon 125. So 64 will be our milk in the final and 125 will be total mixture. तो अगर total mixture हमारा 125 है, तो milk will be 64 units and water will be 61 units. ठीक है, यूनिट्स में वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो 100 लीटर्स है, बट यूनिट्स में वैल्यू 125 यूनिट्स इज इक्वल टू 100 लीटर्स हो गया हमारा. ओके, फिर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 89:61 आफ्टर एडिंग p लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क. ही इज ऑल्सो एडिंग p लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क इन दिस एंड देन फाइनल रेशियो बन रहा है 89:61 का. तो हमारा वाटर का वैल्यू तभी भी 61 ही आ रहा है, और इसके बाद में ऐड क्या किया है, ऐड किया है मिल्क, एंड फाइनल रेशियो इज 89:61. अगर वाटर का वैल्यू हमारा दोनों केसेस में सेम नहीं होता तो पहले इक्वेट करते, सेम करते दोनों केसेस में, बट क्योंकि सेम है, ठीक है, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मे बी फर्स्ट रेशियो को विद सम वैल्यू और सेकंड को विद सम वैल्यू. यहाँ पे तो दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है. तो एनीवे 64 हमारा मिल्क का वैल्यू इनिशियली, 89 इज फाइनल वैल्यू आफ्टर एडिंग p लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क. 64 में ऐड करेंगे 25, तो विल बी गेटिंग 89, बट 25 यूनिट्स में है अगेन ये वैल्यू, और हमें यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू लीटर्स में कितना है ये निकालना पड़ेगा. तो सिंस अवर इनिशियल मिक्सचर वॉज 125 लीटर्स और हर बार हमने क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है, रिप्लेसमेंट से मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो रहा है, बट द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. रिप्लेसमेंट से वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा. तो 125 यूनिट्स, ये जो हमारा वैल्यू निकला है, दिस विल बी इक्वल टू 100 लीटर्स, सेम एज इनिशियल वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 100 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.8 लीटर्स. 100/125 यानी कि 0.8 लीटर्स. तो हमने ऐड किया है 25 यूनिट्स, तो 25 यूनिट्स का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 0.8 and hence equal to 20 liters. 20 liters will be our answer, option E. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये सेम चीज़ रेशियो में भी लिख सकते थे कि क्योंकि हमें पता है कि 20% ऑफ द मिल्क इज बीइंग रिमूव्ड एंड दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड विद वाटर. तो मिल्क पे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनिशियली आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, पहले इटरेशन में क्या होगा,
टोटल अगर 5 यूनिट्स हमारा मिल्क है तो 20% यानी वन यूनिट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स विल बी रिमेनिंग, ठीक है। सो मिक्सचर विल बी 5 यूनिट्स जिसमें कि मिल्क इज 4, तो 4:5 का रेशियो आया। अगेन सेम प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड, तो अगेन 4:5 एंड अगेन थर्ड टाइम तो 4:5, इफेक्टिवली 4 into 4 into 4, 64 units will be milk, and 5 into 5 into 5, 125 units will be total. तो 64 मिल्क है, टोटल 125 है, यानी कि 64 मिल्क हुआ और वाटर हुआ हमारा 125 minus 64 which is 64, and then we have to add 25 units to get it to 89:61 because 61 हमारा वाटर तो सेम ही है दोनों केसेस में। क्लियरली ये 25 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू 125 यूनिट्स which is equal to 100 liters. So 1 unit is equal to 0.8 liter, and hence 25 units will be equal to 25 into 0.8 which is equal to 20 liters. So basically इतना ही प्रोसेस है हमारा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An ice cream manufacturer designs a new cone. The cone is a right circular cone of height h and base radius r. The cone is cut parallel to the base into 3 parts of equal height. The middle part, a frustum, is filled with chocolate, while the top part and the bottom part are filled with vanilla. If the cost of chocolate ice cream is twice the cost of vanilla ice cream per unit volume, so what is the ratio of the cost of ingredients of the chocolate part to the vanilla part? In every question you take a pause करो वीडियो को, सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम कोन इज बेसिकली कट पैरेलल टू द बेस इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। वो कट कर रहा है या फिर वो इस तरह से फिल कर रहा है ये हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन यही है। So this is the cone and this is being cut into 3 parts of equal heights, और क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे हाइट क्या हम लेते हैं, तो दैट इज इमटेरियल। सो हाइट लेट अस से एज्यूम कर लेते हैं टोटल हाइट 3, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 यूनिट एंड दिस विल ऑल्सो बी 1 यूनिट। 3 parts of equal heights are being created, ठीक है। द कोन इज कट पैरेलल टू द बेस इनटू 3 parts of equal height. The middle part is filled with chocolate, so this middle part, this will be filled with chocolate, and top and bottom are being filled with vanilla. If the cost of chocolate ice cream is twice the cost of vanilla ice cream per unit volume, तो cost per unit volume is double for chocolate, यानी कि 2 रुपीज़ मान लेते हैं और इसका 1 रुपी मान लेते हैं। तो vanilla is filled in the top part and the bottom part, and chocolate is filled in the middle part. अब पहले तो हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल कॉस्ट का रेशियो निकाल पाएंगे, isn't it? तो वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। If a cone is cut into 3 parts of equal heights, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर सेम कोन को हम पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि दीज कोन्स, दिस स्मॉलर कोन एंड दिस कोन एंड दिस टोटल कोन, ऑल दीज कोन्स आर सिमिलर, ठीक है। इनका रेडियस और हाइट प्रोपोर्शनल होगा। सो इफ दिस इज h3, दिस इज h2 एंड दिस इज h1, सॉरी ये तो r1 होगा ना, रेडियस है ये तो, second. So if this, the radius of smallest cone is r3, r2 and r1 is the radius of the largest cone, and similarly heights हैं h1 and h2 for this total, and total height is h3. So in that case r1 by h1 will be equal to r2 by h2 will be equal to r3 by h3, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, हाइट और रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल फॉर ऑल दीज थ्री कोन्स। किसी भी एक का रेशियो हमें पता है तो वही सेम रेशियो सेकंड का भी होगा। तो सिंस वी नो द रेशियो ऑफ हाइट्स, तो रेडियस का भी रेशियो सेम ही आने वाला है, ठीक है। रेडियस का भी रेशियो सेम ही आने वाला है। तो अगर हम बात करें फॉर द स्मॉलेस्ट कोन एंड देन दिस कोन v2 एंड देन टोटल कोन विच इज v3, इनकी हाइट का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ हाइट्स फॉर दीज कोन्स is 1:2:3. Ratio of radius will also be 1:2:3, isn't it so? और अल्टीमेटली वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू एच,
तो अगर हमें हाइट का रेशियो भी पता था तो इफेक्टिवली हम उसको सीधे सीधे क्यूब कर देते कि वॉल्यूम का रेशियो विल बी एच क्यूब इन द रेशियो ऑफ एच क्यूब, यानी कि 1 क्यूब इज टू 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब, यानी कि 1:8:27. दिस विल बी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, 1:8:27. तो वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल कोन विल बी 27 यूनिट्स प्रपोर्शन में वॉल्यूम ऑफ द कोन मेड बाय अपर टू पार्ट्स दैट विल बी 8 यूनिट्स and volume of the cone made by the smallest part that is equal to 1 unit. ओके, तो ये वॉल्यूम हमारा कोन का आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है। सो अगर कोन का ये वॉल्यूम है तो अपर पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि अपर ये जो स्मॉलेस्ट कोन है इसका वॉल्यूम दिस विल बी 1 यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। देन बीच के फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा फॉर दिस पार्ट, बिकॉज V2 इज इक्वल टू 8 और V2 इंक्लूड्स V1 प्लस फ्रस्टम, तो V1 इज इक्वल टू 1, फ्रस्टम का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 7 यूनिट्स। एंड देन वॉल्यूम ऑफ द लास्ट पार्ट, the larger frustum, this volume, this will be 27 V3 minus V2, यानी 27 minus 8 which is equal to 19. तो तीनों पार्ट्स का हमें वॉल्यूम मिल गया 1, 7 and 19 will be the volume का रेशियो। वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1, 7 and 19 और कॉस्ट हमें पहले से ही पता है, मल्टीप्लाई दीज टू, कॉस्ट इनटू वॉल्यूम विल गिव अस कॉस्ट फॉर these particular parts. So 1 into 1 will be equal to 1, 2 into 7 will be equal to 14, 1 into 19 will be equal to 19, and this 1 is for vanilla, this 19 is for vanilla, and this 14 is for chocolate. So vanilla, vanilla, chocolate. The cost of vanilla is 1 plus 19 and 20. Cost of chocolate is equal to 14. Cost का ratio आ गया 14:20, which is 7:10. Our answer will be 7:10, option B. Okay. Clear? आगे बढ़ते हैं। Next question. In a village election between two candidates A and B, 10% of the registered voters did not cast their votes. एक village election है between two candidates A and B, and in that election, 10% of the registered voters did not cast their votes. Of the votes cast, 10% were declared invalid. The successful candidate A secured 54% of the valid votes and won by a margin of 324 votes. If 20% of the people who did not vote had voted for A and the rest who did not vote had voted for B, so what would have been the new result? नया result क्या होता? तो 10% of registered voters did not cast their vote. So if we start with 100 units, total voters, if this is 100 units, 10% have not voted. 10 have not voted. ठीक है, 10 have not voted, तो voted population is 90 units. 90 units actually casted votes. And out of the casted votes, 10% were declared invalid. So out of these 90 units, 10% of 90 units, यानी कि 9 will be invalid. So valid votes will be 81 units. Then question is saying successful candidate A secured 54% of the valid votes. तो A को मिले हैं 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, टोटल वोट्स नहीं, 54% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला है। तो वैलिड वोट्स में कैलकुलेशन आसान हो गया हमारे लिए। A को मिले 54%, B को कितना मिला होगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं वैलिड वोट्स की ही। तो इफ A हैज़ गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो B को कितने मिले होंगे, 100 माइनस 54, यानी कि 46%। 46% ऑफ वैलिड वोट्स B मस्ट हैव रिसीव्ड। और मार्जिन कितना है, मार्जिन इज 324 वोट्स। तो A हैज़ वॉन बाई 324 वोट्स। डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 54 माइनस 46, डिफरेंस इज 8% ऑफ वैलिड वोट्स। 8% ऑफ वैलिड वोट्स that is equal to 324. 8% is 324. तो अगर 8% हमारा 324 है तो A को कितने वोट मिले, 8% is 324, 4 से काट दिया तो यहाँ पे बचेगा 2% will be equal to 81. तो 2% of votes is equal to 81. A को मिले 54% यानी 27 into 81 votes A has received, and B को मिले 46% यानी 23 into 81 votes B has received. ओके, क्या ये क्लियर है? और मार्जिन तो हमें बताइए 324 वोट्स का मार्जिन है, डिफरेंस है 324 वोट्स का। A हैज़ गॉट 27 into 81 वोट्स एंड B हैज़ गॉट 23 into 81 वोट्स। अब इसको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, बट दिस इज द होल पॉइंट, ठीक है। तो 2% ऑफ द वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 81। अब यहाँ से अगर वैलिड वोट्स का टोटल काउंट भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। इफ 2% इज 81, टोटल विल बी 50 टाइम्स, टोटल विल बी 50 टाइम्स, isn't it so?
क्या क्लियर है? या फिर 1% हमारा क्या है 40.5, 2% आ रहा है 81, तो 81 इंटू 50 विल बी 4050, 4050, यानी कि वैलिड वोट्स हमारे आ गए 81 इंटू 50 विच इज 4050। और क्योंकि वैलिड वोट्स हमारे 81 यूनिट्स ही माने थे, तो 1 यूनिट इज इक्वल 50 आ गया हमारा इफेक्टिवली। 1 यूनिट इज इक्वल 50, और अगर 1 यूनिट 50 है तो टोटल वोट्स विल बी 5000। हमारे काम का वैल्यू विच इज द वोट्स दैट हैव नॉट बीन कास्टेड, ठीक है, डिड नॉट वोट, हु डिड नॉट वोट। डिड नॉट वोट वाले कितना नंबर था हमारा 10, 10 यूनिट्स था, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 500, तो 500 डिड नॉट वोटेड। अब इन्हीं के लिए हमें सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज मिल गई, कास्टेड वोट्स भी मिल गए, इनवैलिड भी मिल गए, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 20% ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, यानी कि 500 में से 20% यानी कि 100 हु डिड नॉट वोट वोटेड फॉर ए, 100 विल बी वोटिंग फॉर ए एंड रिमेनिंग 400 विल बी वोटिंग फॉर बी, तो what would have been the new result? Already this is the scenario. A has got 27 into 81 vote and B has got 23 into 81 votes. अब A को 100 वोट एडिशनल मिलेंगे और B को 400 वोट्स एडिशनल मिलेंगे, तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ऑलरेडी वी नो कि A को मिले हैं 27 इंटू 81 और B को मिले हैं 23 इंटू 81। अब या तो वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के फिर ऐड करो, अदरवाइज सिंपल सी बात समझो कि A हैज गॉट 324 मोर वोट्स ऑलरेडी, तो नंबर ऑफ वोट्स ऑफ A इज 324 मोर ऑलरेडी, 324 more already. And in the new scenario, A is getting 100 additional votes while B is getting 400 additional votes. तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ पे A is getting 300 lesser votes. In these additional votes, A को 300 votes कम मिल रहे हैं, तो नेट चेंज क्या होगा? प्लस 324 माइनस 300, यानी कि नेट चेंज विल बी प्लस 24, तो A के वोट्स स्टिल विल बी 24 मोर, तो A विल बी स्टिल बी विनिंग बाई 24 वोट्स। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि A विन्स बाई 24 वोट्स। ओके, ये अभी भी जीतेगा, बट 24 वोट से उसका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। भाई 324 वोट से जीत रहा था, न्यू कंडीशन में 100 वोट्स मिल रहे हैं ए को, बी को मिल रहे हैं 400, 300 वोट्स बी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो माइनस 300 कर दोगे, 24 वोट से ए जीत जाएगा इजिली। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी चाहते तो मतलब हम टोटल वोट्स को वी मान के भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस। सिंपल तरीका ये है क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन हमारा बहुत ईजिली हो रहा है। अदरवाइज तुम वी मानते पहले की टोटल वोट्स जो हमारे हैं दैट इज इक्वल टू वी। अब 10% हैव नॉट वोटेड, तो 9v/10 दीज हैव वोटेड, एंड देन 10% हैव डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? वैलिड विल बी 9/10 ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 81 v/100, एंड देन वैलिड वोट्स का 54% हैज बीन रिसीव्ड बाय ए, 46% विल बी रिसीव्ड बाय बी, तो 8% इज इक्वल टू 324। 8% ऑफ वैलिड वोट्स विच इज 81 v/100, दिस इज इक्वल टू 324। 81 से गया है 4 टाइम्स, 8% ऑफ v/100 इज इक्वल टू 4, यानी कि 8/100 इंटू v/100, दिस इज इक्वल टू 4, तो v will be equal to 10,000/2, which is equal to 5,000. v is equal to 5,000, और v 5,000 है तो v/10 will be 500, ठीक है, who had not voted earlier। अब इसी 500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 एंड 400 में बिटवीन ए एंड बी। बाकी कहानी तो क्लियर ही है कि ऑलरेडी 324 वोट्स का ए के पास बेनिफिट था, बट इन दिस न्यू सिनेरियो ही इज गेटिंग 300 लेसर वोट्स, तो माइनस 300 कर दोगे, यानी कि ए इज स्टिल गेटिंग 24 वोट्स मोर एंड हेंस ए विल बी विनिंग बाई 24 वोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A fruit vendor buys 400 kgs of apples. He marks up the price by X% over the cost price. He sells 40% of the stock at the mark price. For the next 30% of the stock, he offers a discount of 20% on the mark price. Due to spoilage, the remaining apples are sold at a price that is 50% of the cost price. If his overall profit on the entire transaction is 11%, find the value of X. मार्कअप की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। टोटल 400 kg एप्पल्स हैं, तो आउट ऑफ दिस 40% स्टॉक is selling at mark price, ठीक है, तो दिस पार्ट ही इज सेलिंग एट मार्क प्राइस। देन 30% ऑफ द टोटल स्टॉक, 30% ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोला, 30% ऑफ द टोटल स्टॉक
ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 80% ऑफ द मार्क प्राइस पे सेल किया है, तो 0.8 एम पे ही हैज सोल्ड दिस 30% स्टॉक, एंड रिमेनिंग कितना बचा, 40 30 70, 30% इज रिमेनिंग, एंड दिस रिमेनिंग 30% हैज बीन सोल्ड एट 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, दिस इज 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस 0.5 सी, एंड अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि मार्कअप, वी नीड द वैल्यू ऑफ मार्कअप, ओके, क्योंकि एग्जैक्ट कहीं पे रुपीज़ में वैल्यू कुछ भी है ही नहीं, तो हम वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, सो वी कैन एज्यूम कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है, क्योंकि 100% है, यहाँ पे 400 kg को इग्नोर कर, उसकी जरूरत नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि कहीं पे भी आगे किलोग्राम में बात नहीं हो रहा है, सो 400 kg को इग्नोर कर दो, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100% है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस टोटल 100 मान लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो 1% का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 रुपी पर यूनिट, अगर हमने परसेंट को इक्वल टू 1% का 1 यूनिट मान लिया, तो कॉस्ट इज 1 रुपी पर यूनिट, ठीक है, फॉर 1%, ओके, और मार्क प्राइस अपना निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो एक्स की वैल्यू निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, यानी कि 1 रुपी पर यूनिट हो गया, तो अगर 30% को ही सोल्ड एट 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया है 1, तो 0.5 ऑफ 30 यूनिट्स हो गया ये टोटल, ठीक है, कि बेसिकली 40 यूनिट्स, 30 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स, एंड पर यूनिट कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपी, तो 30 इंटू 0.5 इंटू 1, यानी कि 15 रुपीज़ पे ये सोल्ड दिस मच, ठीक है, 30 इंटू 0.5 इंटू 1, सिंस 1 इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो 30 इंटू 0.5 इंटू 1, 15 रुपीज़ में सेल किया है, एंड दिस 30 हैज बीन सोल्ड एट 0.8 एम, 30 इंटू 0.8 एम, दैट विल बी 24 एम, एंड दिस 40 हैज बीन सोल्ड एट एम, तो 40 एम, तो 40 एम प्लस 24 एम प्लस 15 रुपीज़, this will be total amount received by him, and this should be equal to, he is getting a profit on the entire transaction by 11%, so cost price था 100, so this is equal to 100 plus profit है 11, तो 100 plus 11, ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया हमारा, 64m, this is equal to 111 minus 15, which is equal to 96, so m will be equal to 96 upon 64, which is 1.5 rupees per unit, तो मार्क प्राइस हमारा आ गया 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़, यानी कि मार्कअप हो गया बाई 0.5 रुपीज़, विच इज इक्वल टू 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मार्कअप इज बाई 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी इज द आंसर, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर द लाइक बटन एज वेल, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और साथ में शेयर अबाउट दीज वीडियोज विद अदर्स एज वेल, सो दैट चैनल को रीच थोड़ा सा और इम्प्रूव हो, और साथ में एक हाइप का बटन भी होता है, हाइप का भी सेक्शन होता है, तो वहाँ पे जाके हाइप जरूर कर देना, ठीक है, अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, let alpha, beta and gamma be the roots of the cubic equation x cube minus 14x square plus ax minus 64 is equal to 0. The roots हमें given है alpha, beta and gamma for this cubic equation. It is known that the roots form a GP, geometric progression with a common ratio, और common ratio r हमारा greater than 1 है, यानी कि ये जो GP है हमारा that is the increasing GP. And a is a real number. So what is the value of alpha plus beta plus gamma plus a upon cube root of alpha, beta, gamma? Now alpha, beta, gamma are the roots of the equation x cube minus 14x square plus ax minus 64, this is equal to 0. ठीक है, अगर हम इन जनरल बात करें, सो इफ द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही है, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मान लो ए की बजाय 1 की बजाय ए होता, तो हम ए से भी मल्टीप्लाई कर देते फर्दर बाहर, तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करा लेते, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा लेते, बट क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ पे बाहर भी 1 ही रहेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है. So now if we open this equation, तो x into x into x, this becomes x cube minus, अगर एक अल्फा चूज करते हैं, 2x चूज करते हैं, ठीक है, if we choose these two x's, तो x square into gamma. Similarly, if we choose this x and this x, तो x square into alpha, तो x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square. Similarly, plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha
इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें। अब एक क्वेश्चन का कोफिशिएंट कंपेयर कराते हैं। वी नो कि 14 शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि उससे पहले भी नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा plus gamma alpha, this is equal to A, and alpha beta gamma is equal to 64. This is equal to 64. ठीक है, क्या ये क्लियर है? तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, और अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू ए। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस, एंड वी ऑल्सो नो दैट अल्फा बीटा गामा दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में है। और जब भी वैल्यूज हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन है और साथ में प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 64, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, और हमें वैल्यूज समहाउ फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, कि व्हाट इज ए, तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे, कि बाकी वैल्यूज तो पता है। ए की वैल्यू मिल जाएगी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, बीटा इज इक्वल टू ए, एंड गामा इज इक्वल टू ए आर। ये वैल्यूज हमने क्यों एज्यूम किया? सो दैट आर हमारा कैंसिल आउट हो जाए। भाई जब वैल्यूज हमारी जीपी में है एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो वी कैन एज्यूम वैल्यूज एज ए बाई आर, ए एंड ए आर, क्योंकि थ्री वैल्यूज है, थ्री वैल्यूज है। अगर फोर वैल्यूज एज्यूम करनी होती तो क्या वैल्यूज एज्यूम करते? ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, सो दैट प्रोडक्ट में हमारा आर रिमूव हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हमने एज्यूम किया है ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज नॉट आर, दिस इज आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो इस केस में आर स्क्वायर है। ठीक है, बहरहाल अपने केस में यहाँ पे कॉमन रेशियो अपना आर ही आ रहा है, और हमने एज्यूम किया है वैल्यूज क्या है? ए बाई आर, ए एंड ए आर, और प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 64। तो ये प्रोडक्ट इज 64, ए बाई आर into a r, which is equal to a cube, this is equal to 64, and if a cube is equal to 64 तो a is equal to 4 आ गया। तो one of these values is equal to 4, other values will be 4 by r and 4r, these are our three roots alpha beta and gamma। सम भी गिवन हमें, सम इज इक्वल टू 14, तो अप्लाई कर दो, फिर से इक्वेशन बनाओ इसका। तो 4 by r plus 4r, this is equal to 14। तो 4 by r plus 4r is equal to 10, and hence 1 by r plus r becomes equal to 5 by 2 और 2.5। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, अदरवाइज वैल्यूज स्ट्रेट अवे देख लो, सिंपल वैल्यूज है। 2 आ रहा है अपना, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इफ यू पुट r इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है स्ट्रेट अवे। या तो r इक्वल टू 2 होगा, और r कैन बी इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, इफ r इज 2 तो 2 प्लस 1 बाई 2, अगर r 1 बाई 2 होगा तो 1 बाई r 2 हो जाएगा। तो एनीवे r कैन बी 2 और 1 बाई 2। अब क्योंकि हमें गिवन है कि r इज ग्रेटर देन 1, तो क्लियरली हमारा r इज इक्वल टू 2 होगा, r 1 बाई 2 नहीं होगा। और अगर r 2 आ रहा है तो वैल्यू सारी की सारी मिल गई हमके, 2, 4 एंड 8, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज 2, 4 एंड 8। और 2, 4, 8 वैल्यूज मिल गई, तो हमें ए भी वैल्यू, ए की वैल्यू मिल गया। ए क्या होगा? ए वॉज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्यूमुलेटिवली, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, यानी कि 8 प्लस 16 प्लस 32, which is 32 plus 16, 48 plus 8, 56। A comes out to be equal to 56। So value of this expression will be equal to alpha plus beta plus gamma, which is equal to 14 plus 56 upon cube root of alpha beta gamma, which is equal to 4 only। 14 plus 56 by 4, 14 plus 14, which is equal to 28। Our answer will be 28, option C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A triangular park ABC has sides AB is equal to 13 meter, BC is equal to 14 meter, and CA is equal to 15 meter. A vertical pole of height h is standing at a point P inside the triangle. The angles of elevation of the top of the pole from vertices A, B, and C are all equal to theta. What is the distance of point P from vertex A? Given क्या है हमें कि side lengths are given and all side lengths are integers 13, 14 and 15. A vertical pole of height h is standing at a point P inside the triangle. The angle of elevation of the top of the pole from vertices A, B, and C are all equal. (13, 14 and 15).
and there is a pole inside such that angle of elevation is same from all the vertices. So if this angle is theta, this angle here, this will also be equal to theta. ठीक है, 3D में है डायग्राम, तो समझने की कोशिश करना. ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होने का मतलब क्या हुआ? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी हमारा है, whenever you are seeing object, there are two things that are important for angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन कब सेम होगा तुम्हारा? एंगल ऑफ एलिवेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स एंटायरली, एंड दोज टू थिंग्स आर हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. इजंट इट सो? डिस्टेंस एंड हाइट, दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. तो एज लॉन्ग एज our ratio of height and distance is same, ठीक है, that is also known as tan theta. तो tan theta is equal to height, अच्छे लिख देते हैं, height upon base. ठीक है, तो height upon base. तो if height upon base is same, तो our angle will be same. tan theta भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा. ठीक है, हमारा एंगल डिपेंड करेगा अगर डिस्टेंस सेम है. ठीक है, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों से हमारा डिस्टेंस सेम है, तो अगर उन दोनों का हाइट सेम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल आल्सो बी सेम. इजंट इट सो? तो अगर हमारा डिस्टेंस सेम है दो ऑब्जेक्ट से, तो अगर हाइट दोनों का सेम है तो एंगल सेम होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम. अगर हाइट डिफरेंट होगा तो डिस्टेंस सेम होने पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी डिफरेंट होगा. इजंट इट सो? अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कि हाइट सेम है, तो अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा. ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस केस में क्या है, सेम पोल है दैट इज बीइंग वॉच्ड फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी. सेम ही पोल है जिसको हम थ्री वर्टिसेस से ए बी और सी से देख रहे हैं. सिंपल सी बात है, बस इसको समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो अगर सेम पोल है और उसको तीन अलग अलग पॉइंट से देखा जा रहा है बट एंगल ऑफ एलिवेशन सेम आ रहा है, दैट इंप्लाइज की हाइट तो सेम है, वहाँ पे हाइट तो चेंज नहीं हो रही, तो दैट इंप्लाइज की डिस्टेंस भी सेम ही होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है. इजंट इट सो? तो अगर हाइट सेम है तो डिस्टेंस ऑफ दैट पोल फ्रॉम all these three vertices is same, which implies that this point P is equidistant from A, from B and from C. थोड़ा सा पॉज लो और जानने की कोशिश करो कि इस पॉइंट P में खास बात क्या होगी. ये कौन सा पॉइंट हो सकता है कि दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल? विच पॉइंट दिस शुड बी? दिस पॉइंट, पॉइंट P should be circumcenter of the triangle. सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि अगर हम सर्कल ड्रॉ कर दें, सर्कम सेंटर, सर्कल ड्रॉ कर दें फॉर दिस ट्रायंगल, तो फॉर सर्कम सर्कल, क्योंकि सर्कम सर्कल ए बी सी तीनों पॉइंट से होकर जाएगा. ठीक है, तो दैट द रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल विल बी पी ए ओ ए. अगर ओ सेंटर है तो ओ ए ओ बी ओ सी, तो ऑल ओ ए ओ बी ओ सी सिंस दोज विल बी रेडियस, तो वो इक्वल होंगी. और वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है कि पी ए पी बी पी सी. और सर्कल में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कि ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस आर इक्विडिस्टेंट. इजंट इट सो? तो यानी कि ये दिस पॉइंट पी मस्ट बी सर्कम सेंटर फॉर श्योर. कोई और ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जो कि इक्विडिस्टेंट हो ऑल थ्री वर्टिसेस से इनसाइड द ट्रायंगल. ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट पी सर्कम सेंटर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, कि पॉइंट पी हमारा सर्कम सेंटर होगा. अब सर्कम सेंटर है यानी कि दिस डिस्टेंस ए पी और बी पी और सी पी, तो ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू सी पी, दिस इज इक्वल टू सर्कम रेडियस. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वर्टेक्स ए, यानी कि सर्कम रेडियस की ही वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा. सर्कम रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैन ऑल्सो रिटन एज ए बी सी, यानी कि ए बी सी हमारी वैल्यूज ऑफ साइड्स हैं, डिवाइडेड बाई 4 आर, 4 टाइम्स कैपिटल आर. और दिस कैन ऑल्सो रिटन एज स्मॉल आर इंटू सेमी पेरीमीटर. एक बार ये फॉर्मूला रिकॉल कर लेना. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स कैपिटल आर, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर. ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत है फर्स्ट पार्ट की. ए बी सी हमें गिवन है और एरिया हम निकाल सकते हैं. एरिया निकाल लेंगे तो हमें सर्कम रेडियस मिल जाएगा. एरिया कैसे निकालेंगे? अगर तीनों साइड्स गिवन है, हेरॉन्स फॉर्मूला से निकल आएगा. ठीक है, तो बस एरिया निकालते हैं, प्लग इन करते हैं, वैल्यूज प्लग इन करते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू निकल आएगा. चलो, तो इफ ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14 एंड सी इज इक्वल टू 15, तो सही पेरीमीटर क्या आ जाएगा? सही पेरीमीटर विल बी 13 प्लस 14 प्लस 15 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14 प्लस 7 21. यही सेम ट्रायंगल
आया था एरिया निकालने को इन स्नैप एग्जाम इन द फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो एस तो आंसर तो 41 बोले 84 आएगा क्लियरली। ठीक है, तो S21 आ गया। फॉर्मूला फॉर द एरिया इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A into S minus B into S minus C. This will be square root of 21 into 21 minus 13, which is 8, 21 minus 14, which is 7, 21 minus 15, which is equal to 6. 7, 7, तो 7 को बाहर निकाल दो. Inside the bracket will be root of 3 into 8 into 6. 8 into 6 into 3. That is 144. So this is 7 into 12. यानी कि 84 square units या 84 meter square will be our area. 84 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ओके, अब एरिया मिल गया है, सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R, और वी कैन से कैपिटल R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया। ए इज 13, 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया विच इज 84। 14 से जाएगा 6 टाइम्स, 13 इंटू 15 बाई 24। 15 को और सिंप्लीफाई कर लो तो 5 बचा, नीचे बचा 2। 13 इंटू 5 65 बाई 8 ओवर कैपिटल R, और सर्कम रेडियस विल बी 65 बाई 8, यानी कि 8 and 1 by 8, 8.125 meters. Our answer will be 8.125 meters, option C. Okay, ठीक है, आंसर आ जाएगा 8.125 मीटर्स। और क्योंकि सारी की सारी साइड वैल्यूज हमारे इंटीजर में थी, तो ऐसे केस में हमेशा हम पाइथागोरन ट्रिप्लेट्स आइडेंटिफाई करके अपना एरिया और भी इजीली निकाल सकते हैं, 13, 14, 15 है। ठीक है, तो वन पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 5, 12, 13 का, एंड सिमिलर 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट विच इज बेसिकली 9, 12 एंड 15। मल्टीप्लाई कर दोगे सबको 3 से। ठीक है, तो 5, 12, 13 एंड 9, 12, 15, वेयर 12 इज कॉमन, तो दिस 12 मस्ट बी द हाइट। ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा 13, 15 एंड 14। 12 must be the height. This is 12. This base is 5. This base will be 9. Area of the triangle will be 1 by 2 into base into height. 1 by 2 into 14 into 12, which is 84. Okay. Next question करते हैं. Let x and y be positive real numbers satisfying the system of equations x square plus xy plus y square is equal to 84 and x plus root of xy plus y is equal to 14. तो what will be value of mod of x minus y? mod of x minus y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? इस केस में mod of x minus y का वैल्यू क्या होगा? और x और y हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। दोनों इक्वेशन में एक चीज ऑब्जर्व करोगे, दिस इज बेसिकली x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई, एंड दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो समहाउ अगर हम x प्लस वाई को देखें, तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे टर्म्स क्या क्या मिलने वाले हैं हमको, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा और 2xy भी मिलेगा, इजंट इट सो? और यहाँ पे इन दिस इक्वेशन वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई एंड सिमिलरली रूट ऑफ एक्स वाई। इफ वी सब्ट्रैक्ट एक्स वाई, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इजंट इट सो? और एक्स वाई क्या है, बेसिकली रूट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर है। Definitely equation written above is nothing but x plus y whole square minus root of xy whole square। यही तो दिया हुआ है तुमको, बेसिकली a square minus b square। if we assume कि x plus y is equal to a and root of xy is equal to b, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न हमें देखना होता है अलजेब्रा में, जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे यही पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। x plus y को a मान लिया, रूट ऑफ एक्स वाई को b मान लिया, तो दिस अबव इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू a square minus b square is equal to 84 and the second equation is a plus b is equal to 14। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या होगी, a plus b into a minus b है, दिस इज 84, और a प्लस बी अगर 14 है तो a माइनस बी मस्ट बी 6, तो यहाँ से a माइनस बी हमें 6 मिल गया। a प्लस बी इज 14, a माइनस बी इज 6, एड दीज टू इक्वेशंस तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a इज इक्वल टू 20। ये दोनों को ऐड करोगे तो 2a विल बी 20, a आ जाएगा 10 और a आ जाएगा 10, a प्लस बी 14 है तो b इज इक्वल टू 4 आ गया, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड रूट ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू 4। अब क्या वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे? अगर एक्स प्लस वाई 10 है, रूट ऑफ एक्स वाई 4 है, तो इंस्टेड ऑफ अब और सॉल्व करने के यहाँ से वैल्यूज तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिल जाएंगे। एक्स कैन बी 2, वाई कैन बी 8, 2 एंड 8 16, प्रोडक्ट आ जाएगा 16। ठीक है, तो रूट ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 4। क्लियर है? या फिर वाई से वर्सा कि एक्स इज 8, वाई इज 2, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट विल बी इक्वल टू 6। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? अदरवाइज निकालते, स्क्वायर करते, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, बिकॉज अब ये पार्ट हमारा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस विल बी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, और एक्स प्लस वाई हमें 10 पता है, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी 100 माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई, और रूट ऑफ एक्स वाई है 4, तो दिस विल बी 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो 100 माइनस 64, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 36, तो एक्स माइनस वाई का मॉड हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा 36 है, जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर दिस इज 36, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो द रिजल्ट विल बी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स वाई से बड़ा है या वाई एक्स से बड़ा है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 6। दिस विल बी द आंसर। डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इतना प्रोसेस करेंगे, जरूरत नहीं है। ओके, और अगर वैल्यूज बहुत सिंपल सिंपल दी हैं, जैसे इस केस में भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज दी हुई हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 14, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 84, तो अगर तुम्हें डायरेक्टली वैल्यूज क्लिक कर जा रही हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्टली इंटीजर होने की चांसेस है। ठीक है, सिंस बोथ आर पॉजिटिव, तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 14, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये 84 आ रहा है हमारा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये 84 आ रहा है, तो हमें ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 84 होगा, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं मिलने वाली हैं, इजंट इट? सो अगर तुमने फॉर एग्जांपल वाई को इक्वल टू 9 ले लिया, ठीक है, तो जैसे ही वाई इक्वल टू 9 हो गया तो हमें क्लियर है कि फिर एक्स तो 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है, तो क्या 9 और 1 पे सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 9 और 1 तो रिजेक्ट हो गया इफेक्टिवली। वाई को 8 ले लो, इफ वाई इज टेकन एज 8, वाई स्क्वायर 64 हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा 20। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा 20, तो क्या पॉसिबल है अब कोई सॉल्यूशन? इसको ऐसे लिख लो कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 84। अब जैसे ही तुमने वाई को 8 लिया तो वाई स्क्वायर हो गया 64, अब एक्स इंटू एक्स प्लस 8 हो गया 20। 20 पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू 2 लेते ही, हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 इंटू 2 प्लस 8, यस एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 8, ये वैल्यू मिल गया, और वाई से वर्सा एक्स इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 2, तो तुम्हारा इस तरह से मैच हो गया। अब इसको इधर मैच करा के देख लो, 2 प्लस 8 प्लस रूट ऑफ 16 मैच कर रहा है, यानी कि यही वैल्यूज होंगे मेरे, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू 8 होगा, तो हिट एंड ट्रायल से भी पहुंच सकते हो इसके सॉल्यूशन तक, कोई दिक्कत नहीं है। जब वैल्यूज ऐसे सिंपल गिवन हो तो वहाँ पे, और इंटीजर में हमारा राइट हैंड साइड है, तो यानी कि डेफिनेटली हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं, रूट ऑफ एक्स वाई हमारा एक इंटीजर ही वैल्यू देगा, तभी तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई वहाँ पे तुम वैल्यूज पुट करके भी डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, बट अगर विद इन सेकंड्स तुम्हें क्लिक कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, या बात के लिए क्वेश्चन को छोड़ दोगे कि बाद में आके वापस से क्वेश्चन को देखोगे। नेक्स्ट, a sequence of natural numbers is written on a whiteboard. The average of these n numbers is a. If the number 35 is erased from the board, the average decreases by 0.5. If instead of erasing 35, the number 50 is added to the original list, the average increases by 1. Find the sum of the digits of the original number of elements n. तो कुछ एलिमेंट्स मेंशन है, ठीक है, सीक्वेंस मेंशन है, एवरेज ऑफ दीज एन नंबर्स इज ए, तो इनिशियली सम क्या है? एवरेज ए है, नंबर्स हमारे एन है, 35 को हमने इरेज कर दिया, जैसे ही 35 को इरेज करेंगे, आफ्टर इरेजिंग 35 फ्रॉम द बोर्ड, नंबर्स कितने बचे? नंबर्स रिमेनिंग एन माइनस 1, और एवरेज हमारा डिक्रीज हो जा रहा है बाई 0.5, है कि नहीं? एवरेज हमारा डिक्रीज हो जा रहा है बाई 0.5, तो क्या करेंगे कि टोटल सम हमारा इनिशियली था ए इंटू एन, नंबर्स इंटू एवरेज, जैसे ही हमने 35 को डिक्रीज किया, सो नाउ आवर सम बिकम्स ए इंटू एन माइनस 35, दिस विल बी आवर सम, नंबर्स होंगे एन माइनस 1, सम अपॉन नंबर्स, दिस विल बी आवर न्यू एवरेज।
और एवरेज डिक्रीज किया है 0.5 से, सो नाउ न्यू एवरेज विल बी a माइनस 0.5, a इंटू एन माइनस 35 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 0.5. ठीक है, यानी कि a n माइनस 35 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a माइनस 0.5. ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू एन माइनस 0.5 n माइनस a प्लस 0.5. एंड ए एन से ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.5 n प्लस a लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया एंड 35 को राइट हैंड साइड में लेके चले गया, तो दिस इज इक्वल टू 35.5, यानी कि n प्लस 2a बिकम्स इक्वल टू 71. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिजल्ट. सिमिलरली सेकंड रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है कि इफ इंस्टेड ऑफ इरेजिंग 35 नंबर 50 इज एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट, हमने ओरिजिनल लिस्ट में 50 को ऐड किया तो एवरेज इंक्रीजेस बाय 1. तो इन दिस केस a n plus 50 will be the new sum. Now numbers are n plus 1. इरेज करने के बजाय वी हैव एडेड वन नंबर, तो नंबर्स आर n plus 1, तो चाहे डिवाइड करो या फिर डायरेक्टली लिख दो, दिस विल बी इक्वल टू न्यू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई न्यू नंबर्स विच इज n plus 1. और एवरेज क्या है हमारा, इंक्रीज किया है 1 से, तो नाउ द एवरेज इज a plus 1. तो a इंटू एन प्लस a प्लस n प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू a n plus 50. a n कैंसिल आउट हो गया, तो a plus n बिकम्स इक्वल टू 49. दिस इज और सेकंड रिजल्ट. फर्स्ट में आ रहा है n प्लस 2 a 71 है, n प्लस a 49 है, तो क्या यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, a विल बी इक्वल टू 22. सब्ट्रैक्ट करते ही a मिल गया, a 22 हो गया, n 27 हो गया. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n. n में वैल्यूज है 27, तो आंसर भी 2 प्लस 7 9. ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा. ओके, ठीक है, ऑप्शन ई विल बी आवर आंसर. अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस इक्वेशंस को इस तरह से लिखने का, बट क्या और स्मार्टली और बेटर तरीके से और शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता था इस बात को, तो वैसे भी समझते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एवरेज इनिशियली है a और नंबर्स हैं हमारे n इनिशियली. फर्स्ट केस में वी आर रिमूविंग वन नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, 35 को हमने रिमूव किया और एवरेज डिक्रीज किया है 0.5 से. अब अगर 35 को रिमूव करते हैं हम और एवरेज डिक्रीज नहीं करता, ठीक है, इफ यू हैड रिमूव्ड वन नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड एवरेज रिमेन सेम, मतलब क्या है, अगर एवरेज सेम रह रहा है सो दैट इंप्लाइज दैट आवर नंबर दैट वी रिमूव्ड इज सेम एज द एवरेज. अगर हमारा जो नंबर हमने रिमूव किया है इफ दैट इज सेम एज द एवरेज, तो फिर हमारा एवरेज डिक्रीज नहीं करेगा, इजंट इट सो. बट 35 को रिमूव करते ही द एवरेज हैज डिक्रीज्ड. तो एवरेज अगर डिक्रीज किया है दैट इंप्लाइज कि जो नंबर्स अब बचे हैं हमारे, द रिमेनिंग नंबर्स, देयर एवरेज इज लेसर देन द इनिशियल एवरेज, इजंट इट सो. वो तो है ही, वो तो खैर मेंशन ही है, बट द पॉइंट इज 35 ये जो नंबर हमने रिमूव किया है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज. ये एवरेज से बड़ा वैल्यू होगा, तभी तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज डिक्रीज हुआ है. 35 मस्ट बी ग्रेटर देन है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन है, तभी तो हमारा एवरेज डिक्रीज किया है. 35 इज बेसिकली इक्वल टू एवरेज प्लस जितना सम में डिक्रीज आया होगा एवरेज में. तो एवरेज डिक्रीज किया है 0.5 से, यानी कि हर एक नंबर जो बचा है, नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं n-1, और सम हमारा 0.5 इंटू n-1 से डिक्रीज किया होगा. तो 35 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 0.5 इंटू n-1. क्या ये बात समझ पाए हो? 35 विल बी इक्वल टू एवरेज, एवरेज के बराबर तो होता तो चेंज नहीं होता, बट चेंज हुआ है कितने से, 0.5 से एवरेज में चेंज हुआ है, तो सम में चेंज आएगा 0.5 इंटू n-1 से. दिस इज चेंज इन एवरेज, दिस विल बी चेंज इन सम. एंड सिंस एवरेज डिक्रीज किया है तो 35 उतना हाइयर होगा, दैट इज वाई प्लस साइन. ठीक है, सेकंड सिनारियो, 50 को वी हैव एडेड एंड जैसे हमने 50 को ऐड किया तो एवरेज हैज इंक्रीज्ड, यानी कि 50 मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज, क्योंकि 50 को ऐड करने से हमारा एवरेज इंक्रीज किया है. 50 अगर एवरेज के बराबर होता तो एवरेज हमारा चेंज नहीं होता, बट 50 को ऐड करने से एवरेज हैज इंक्रीज्ड एंड एवरेज हैज इंक्रीज बाई 1 यूनिट. और टोटल अब नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स, क्योंकि 50 को हमने ऐड किया है तो नंबर्स आर बीइंग एडेड, यानी कि नाउ द नंबर्स आर n+1 एंड एवरी नंबर हैज इंक्रीज बाई 1. तो 50 विल बी इक्वल टू एवरेज प्लस 1 इंटू n+1. अब बस दोनों से सॉल्व कर लो, तो a प्लस 0.5 n, this is equal to 35.5 and a plus n, this is equal to 49. ओके, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Two circles with centers C1 and C2 and radii 4 cm and 9 cm respectively touch each other externally.
A direct common tangent touches the circles at points P and Q respectively. So what is the area of the quadrilateral C1, PQ, C2? दो सर्कल्स हैं, सेंटर्स हैं C1 एंड C2, रेडियाई है 4 एंड 9 सेंटीमीटर एंड दे टच ईच अदर एक्सटर्नली और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ड्रॉ किया गया सर्कल पे एट P एंड Q एट PQ. Direct common tangent has been drawn touching the circles at P and Q. And these are the centers C1 and C2. If you connect centers C1 and C2, the line will go through the point where they are touching externally. Okay, C1 is 4, radius of first center, first circle is 4, radius of second circle is 9. So 4 plus 9, this C1 C2 becomes equal to 13. C1 C2 will be equal to 13. C1P is radius of first circle. C2Q will be radius of second circle, 4 and 9. And this PQ, this we need to find out the area. ठीक है, जहां पे this C1P, since PQ is tangent both circles, क्योंकि डायरेक्ट tangent है, तो PQ is tangent to both circles, so C1P will be perpendicular to PQ. Similarly, C2Q will be perpendicular to PQ. ये एंगल्स 90 डिग्री यूज होंगे. ओके, PQ tangent है तो C1P will be perpendicular to PQ and similarly C2Q will also be perpendicular to PQ. तो ये जो शेप बन रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल का C1 C2 QP या C1 PQ C2, तो ये शेप क्या है? दिस इज बेसिकली, ये भी अब देखो देखने में अभी लग नहीं रहा है ऐसा, बट दीज टू लाइंस since both these 7P and C2Q are perpendicular to PQ, so C1P and C2Q will be parallel. These two lines will be parallel. तो ये हमारा दिस विल बी अ ट्रेपेजॉइड. C1P Q C2, this will be a trapezoid या trapezium. बिकॉज C1P एंड C2Q पैरेलल हैं और बची हुई दो लाइंस नॉन पैरेलल होंगी. Now we have to find out value of length PQ. If we draw a perpendicular from C1 on C2Q, so this length here, right, this is 4, so this will also be 4. This part here, this will be 4 और total 9 है, so this part here, this will be 5. ये 5 हो जाएगा और C1 C2 this is equal to 13. So this is a right angle triangle with hypotenuse equal to 13 and one side equal to 5, तो second side will be 12, यानी कि PQ will be equal to 12. PQ यहाँ से 12 आ गया. तो नाउ बेसिकली अपना जो बन गया है ट्रेपेजॉइड, सेकेंड, one side of trapezoid is 4, other side is 9, one side is 12, तो पैरेलल साइड्स हैं 4 and 9 और 12 is one side and then 13 is the other side. एरिया क्या आ जाएगा ट्रेपेजॉइड का? दिस 12 will be height of the trapezoid, PQ will be height of the trapezoid क्योंकि perpendicular है, that is why this is height. Area of the trapezoid, this will be equal to 1 by 2 into sum of parallel sides 4 plus 9 into height which is 12. 1 by 2 into 13 into 12, 13 into 6, 78 square centimeters. This will be the area. 78 square centimeters. Option B will be the answer. Okay. क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Shankar and Mukti are vegetable sellers in the city of Banaras.
Shankar sells 2 cucumbers for rupees 5 and Mukti sells 3 cucumbers for rupees 8. One evening, both happen to have the same number of cucumbers left. Mukti needs to leave urgently and gives all her cucumbers to Shankar to sell on her behalf. Shankar mixes everything and sells the entire lot at a combined rate of 5 cucumbers for rupees 12. By sundown, all cucumbers are sold. Had they sold the cucumbers separately at their original prices, they would have earned rupees 44 more than what Shankar actually collected. Since they agreed to split the collected money equally, how much loss does Shankar पर्सनली इंकर? शंकर का कितना लॉस हुआ होगा? ठीक है, तो शंकर और मुक्ति हैं, बनारस के वेजिटेबल सेलर्स हैं. ओके, कनेक्ट कर पा रहे हो स्टोरी को? ठीक है, दे आर वेजिटेबल सेलर्स इन बनारस. तो शंकर सेल्स 2 cucumbers फॉर रुपीज 5. Shankar is selling 2 cucumbers for rupees 5, while Mukti is selling 3 cucumbers for rupees 8. One evening, both happen to have the same number of cucumbers left. तो अभी उनके पास में, शंकर के पास जितने cucumbers बचे हैं उतने ही मुक्ति के पास में बचे हैं. ठीक है, तो 1 cucumber इफेक्टिवली शंकर इज सेलिंग एट रुपीज 5/2 एंड 1 cucumber मुक्ति इज सेलिंग एट रुपीज 8/3. अब अगर 1 इनके पास बचे हुए हैं तो 2 cucumbers हो गए अब शंकर के पास में, क्योंकि मुक्ति ने अपने सारे के सारे cucumbers शंकर को ही दे दिए. नाउ शंकर इज सेलिंग, मिक्सिंग एवरीथिंग एंड सेलिंग द इंटायर लॉट एट ए कंबाइंड रेट ऑफ 5 cucumbers फॉर रुपीज 12. तो अब रेट क्या हो गया अपना? 5 फॉर रुपीज 12. तो पर कुकुम्बर रेट क्या हो गया? 12/5 पर कुकुम्बर, यानी कि रुपीज 2.4 पर कुकुम्बर हो गया. एंड बाई सन डाउन ऑल कुकुम्बर्स आर सोल्ड. हैड दे सोल्ड द कुकुम्बर सेपरेटली तो फिर उनका रुपीज 44 मोर अर्निंग होता. बट इन प्रेजेंट कंडीशन रुपीज 44 लेस अर्निंग हुआ है. तो नंबर ऑफ कुकुम्बर्स कितने हैं नहीं पता. मान लिया कि पहले शंकर के पास एक्स कुकुम्बर थे, मुक्ति के पास एक्स कुकुम्बर बचे थे, अब दोनों कुकुम्बर मिल गए, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया. टोटल 2x को सेल किया है एट रुपीज 12/5 पर कुकुम्बर. ठीक है, तो अब यह चाहे तो एक्स के हिसाब से देख लो या ऐसे देख लो कि 1 कुकुम्बर का बाई शंकर वॉज सेलिंग 1 cucumber फॉर रुपीज 5/2, मुक्ति वॉज सेलिंग 1 cucumber फॉर रुपीज 8/3. तो अगर 2 cucumbers दोनों ने मिला के एक कुकुम्बर सेल किया तो कितना मिलेगा अमाउंट? 5/2 प्लस 8/3. दिस वुड हैव बीन द अमाउंट. 5 into 3 15 plus 16 31/6 rupees would have been received. But now in the new condition both cucumbers are being sold at rupees 12/5. यानी कि न्यू कंडीशन में कितना अमाउंट मिला है? 24/5 रुपीज फॉर दीज 2 cucumbers. ठीक है, दिस इज न्यू कंडीशन एंड दिस इज इनिशियल या ओल्ड ओरिजिनल. डिफरेंस क्या आ रहा है? 31/6 एंड 24/5. डिफरेंस आ रहा है 31 into 5 155 माइनस 144/30. तो डिफरेंस आ रहा है 11/30 रुपीज़ का. न्यू कंडीशन में 11/13 रुपीज़ लेस मिल रहा है. अगर दो ही कुकुम्बर सेल होते हैं तो एक्चुअल लॉस इज रुपीज़ 44. एक्चुअल लॉस हमारा है रुपीज़ 44 का. तो कितने टाइम्स हो गया? 11 से 4 और बाई 30 मल्टीप्लाई करोगे 30 से 4 into 30 यानी 120 टाइम्स हो गया. 120 टाइम्स हो गया. तो हमने माना था 1 कुकुम्बर का मामला, बट 120 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ एक्स विल बी 120. यानी कि 120 कुकुम्बर्स विल बी विद शंकर एंड 120 कुकुम्बर्स विल बी विद मुक्ति. Okay. And for these 120 cucumbers, since price of Shankar was initially rupees 2.5, now he is selling at rupees 2.4. एक कुकुम्बर पे लॉस कितना हो रहा है? एक पे लॉस, क्योंकि अमाउंट इक्वली बांट रहे हैं, तो जो अमाउंट मिल रहा है वो इक्वली बढ़ रहा है. तो इनिशियल कंडीशन में कितने पे सेल करता है और अब कितने पे सेल कर रहा है? अगर रुपीज 2.5 पे एक कुकुम्बर सेल कर रहा था पहले, तो नाउ ही सेलिंग 1 कुकुम्बर एट रुपीज 2.4. तो देयर इज अ लॉस ऑफ 10 पैसा ऑन एवरी कुकुम्बर. 0.10 रुपीज लॉस ऑन एवरी कुकुम्बर. टोटल कुकुम्बर 120 है, तो 120 इंटू 0.10 12 रुपीज का लॉस होगा. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. लॉस ऑफ 12 रुपीज विल बी देयर इन दिस न्यू कंडीशन. ठीक है, या फिर एक्स मान के कर लेते हैं कि माना कि एक्स कुकुम्बर हैं विद शंकर, एक्स कुकुम्बर्स आर देयर विद मुक्ति. नाउ दोनों के कुकुम्बर्स मिलकर टोटल कुकुम्बर्स विल बी 2x. ठीक है, इनिशियल कंडीशन में शंकर वुड हैव सोल्ड देम एट रुपीज 5/2. तो 5/2 एक्स विल बी अमाउंट रिसीव्ड बाई शंकर. देन 8/3 एक्स विल बी अमाउंट रिसीव्ड बाई मुक्ति. न्यू कंडीशन में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 2x हैज बीन सोल्ड एट 12/5. तो 2x इंटू 12/5. और डिफरेंस इज इक्वल टू 44. ये इक्वेशन बना लोगे. ठीक है,
इसको सॉल्व कर लोगे, फ्रेश पेज पे लेके चलते हैं इसको। तो 5/2x प्लस 8/3x, बात तो वही है, बस ये है कि यहाँ पे x एक एडिशनल आ जाएगा। तो 5 × 3 15 प्लस 16 31/6x माइनस 24/5x, दिस इज 44। 31 × 5, अगेन एलसीएम लोगे, 6 और 5 30, तो 31 × 5 155 माइनस 144 into x, which is 11x/30, this is equal to 44। काटा x इक्वल टू आ गया 120। तो टोटल 120 कुकुम्बर्स ईच पर्सन हैज देयर। शंकर के पास भी 120 कुकुम्बर्स थे और मुक्ति के पास भी 120 कुकुम्बर्स थे। तो इसके बाद में क्योंकि हमें अल्टीमेटली लॉस शंकर का निकालना है और दोनों ने अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो शंकर को 120 कुकुम्बर्स का 2.4 120 × 2.4 मिल गया। बट इनिशियल कंडीशन में शंकर वुड हैव सोल्ड देम एट ₹2.5 पर यूनिट, यानी कि 10 पैसा ज़्यादा मिला होता। तो 120 के लिए 10 पैसा ज़्यादा मिला होता, तो 120 × 10 पैसा यानी कि बेसिकली 12 रुपीज़ एडिशनल मिला होता, जो कि इन प्रेजेंट कंडीशन लॉस होगा शंकर का। ओके ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹12। ओके इनिशियली ही वॉज सेलिंग 2 कुकुम्बर्स फॉर ₹5। इसी बात को थोड़ा सा और देख लेते हैं। 3 कुकुम्बर्स फॉर ₹8। अब पहले हमें इक्वल करने हैं शंकर और मुक्ति के कुकुम्बर। शंकर 2 कुकुम्बर बेच रहा है ₹5 के, क्योंकि इंटीजर में चीज़ें रखने से थोड़ा और आसानी से समझ में आती हैं। 3 कुकुम्बर्स को मुक्ति सेल कर रही है एट ₹8। तो 2 और 3 को इक्वल करो, मल्टीप्लाई दिस बाई 3, मल्टीप्लाई दिस बाई 2, यानी कि 6 कुकुम्बर्स शंकर इज सेलिंग एट ₹15 एंड 6 कुकुम्बर्स मुक्ति सेलिंग एट ₹60। ठीक है, अब दोनों पार्टीज ने हाथ मिला लिया, तो नाउ देयर आर 12 कुकुम्बर्स, बट हमें अल्टीमेटली 5 कुकुम्बर्स को सेल करना है ₹12 पे। तो 5 का मल्टीपल बनाना है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो 5 से भी इसको। 5 से मल्टीप्लाई करते ही दिस फर्स्ट वैल्यू बिकम्स 30 कुकुम्बर्स फॉर शंकर इज बीइंग सोल्ड एट ₹75 एंड 30 कुकुम्बर्स फॉर मुक्ति आर बीइंग सोल्ड एट ₹80। ओके, अब दोनों ने अपने कुकुम्बर्स को एडअप कर लिया, शंकर को भी मुक्ति को कुकुम्बर्स मिल गए, तो 30 + 30 ये नई टोटल कुकुम्बर्स हो गए हमारे पास 60। 60 कुकुम्बर्स नाउ आर बीइंग सोल्ड एट व्हाट रुपी? 5 कुकुम्बर्स फॉर ₹12, यानी कि 12/5 इंटू 60, यानी कि 144 रुपीज़। इनिशियली 75 रुपीज़ पे 30 कुकुम्बर सेल होते शंकर के एट ₹75, 80 रुपीज़ पे सेल होते मुक्ति के, तो 75 + 80 बिकम्स इक्वल टू 155 रुपीज़। बट अब सेल हो रहा है 144 रुपीज़ के, टोटल सारे के सारे 60 कुकुम्बर्स, तो कितना लॉस हो रहा है? 155 से 144 लॉस इज ऑफ ₹11, 11 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, जबकि कुकुम्बर्स हमारे 30 हैं। एक्चुअल लॉस हमारा ₹44 का है। अगर एक्चुअल लॉस ₹44 का है, यानी कि कुकुम्बर्स आर एक्चुअली 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 120 कुकुम्बर्स होंगे शंकर के केस में, यानी कि 300 रुपीज़ का रिवेन्यू मिलता है उसको इनिशियल कंडीशन में। बट अब कितना मिल रहा है इन 120 कुकुम्बर्स के लिए? 10 पैसा लेसर मिल रहा है हर एक के लिए, यानी कि 12 रुपीज़ का लॉस होगा। बट इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है, क्योंकि बातें ज़्यादा इजीली समझ में आती हैं। बस मल्टीपल्स में लेते चले जाओ, ये 2 है 3 है, 2 3 का एलसीएम ले लिया 6 आ गया। ठीक है, फिर क्योंकि 5 सही बाद में डील करना है, 6 × 5 कर दिया 30 आ गया। 30 में चीज़ें ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में रहेंगी, तो कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में नहीं आएगा हमारे लिए, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, बाकी आंसर तो वही आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है ये बात? सो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे समझ में होंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और साथ में हाइप भी कर देना इस सेशन को, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, एंड definitely you can contact me on telegram at ADITYAKT. That is all. Bye bye. Take care and keep learning.